दोस्तों, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं कि बेहतर होंगे। और आइए शुरू करते हैं आज का इम्पोर्टेंट लेक्चर, जो भारत सरकार अधिनियम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 1919 है। इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस होंगे, जब अपन सारा पढ़ लेंगे उसके बाद अपन उन इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को भी डिस्कस करेंगे आपसे। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। सबसे पहली बात यह है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का एक पार्ट है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आपको पता है कि 1773 से स्टार्ट होकर और हमारे 1947 के एक्ट तक के जो डिफरेंट डिफरेंट प्रोविजन थे, वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट का पार्ट हो गए, हमारे संवैधानिक विकास का हिस्सा हो गए। तो आइए अपन बात करते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919, क्योंकि डायरेक्टली सिलेबस में पॉलिटी के अंदर दे रखा है और मुझे ये लगता है कि एक या दो क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट यहां से मार देगा। इसलिए मुझे लगता है कि आप अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं आपको 1919 का एक्ट भी लेके आऊंगा, 1919 का, और 1935 का भी एक्ट लेके आऊंगा आपके सामने। आप बिल्कुल टेंशन ना लें। क्लियर हो गई बात? इंपॉर्टेंट ये है, कभी किसी इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे को किसी पॉइंट पे दिक्कत जाए कि भाई सर इसका इंग्लिश क्या होता है, आप बता दीजिएगा। कोशिश मेरी ये है कि मैं सारे वर्ड्स की जो इंपॉर्टेंट वर्ड्स है उनके इंग्लिश भी बोलूं। धीरे धीरे अपन क्या करेंगे, एक तरफ इंग्लिश और एक तरफ हिंदी। अभी मेरा कुछ कंटेंट इंग्लिश में रहता है, कुछ हिंदी में। अपन धीरे धीरे बायलैंग्वेज में हो जाएंगे, बिल्कुल आप टेंशन ना लें। आइए अगली बात करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, भारत सरकार अधिनियम 1919। देखिए, जब ये एक्ट आया उसके पहले 1909 का एक्ट था। उसमें कुछ कमियां होंगी, उसमें कुछ सुधार होंगे। उसके साथ आया हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। आइए बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे भारत सरकार अधिनियम 1909 की। 1909 में क्या हुआ था, ध्यान रखिएगा। 1909 के अंदर बात हुई थी स्वशासन की, होम रूल की। किसकी बात कर रहे हैं हम? होम रूल। अब इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को पता है कि 1916 में 1916 में होम रूल आंदोलन भी चला था, होम रूल लीग का आंदोलन भी चला था, मूवमेंट ऑफ होम रूल लीग जो चला था 1916 में। आप लोग एनी बेसेंट का नाम पढ़ते हैं, हमारे आदरणीय लोकमान्य तिलक जी का नाम पढ़ते हैं कि नहीं? तो भारतीयों के स्वशासन की मांग। और आप लोगों को यह भी पता होगा कि दादा भाई नौरोजी ने 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, 1905 1905 का जो कांग्रेस का अधिवेशन था, वहां सबसे पहले स्वराज की मांग की थी। स्वराज वर्ड की हिंदी इंग्लिश मत ढूंढने जाइएगा। स्वराज वर्ड की सबसे पहले जो बात की थी, वहां पर दादा भाई नौरोजी ने की थी 1905 वाले, कहां पे? कांग्रेस अधिवेशन के अंदर। बोलिए बात ठीक है? इतनी बात आपके समझ में आ गई होगी, मेरे समझ में। अब क्योंकि स्वराज की मांग थी भारतीयों की और ये पूरी नहीं हुई, क्लियर हो गई बात? जब ये पूरी नहीं हुई तो भैया क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, 1919 का एक्ट लाया गया। अब आगे आते हैं अपन। सांप्रदायिक आधार पे, सांप्रदायिक का इंग्लिश वर्ड होता है कम्युनल। तो कम्युनल बेसिस पे, सांप्रदायिक आधार पर मतदान प्रणाली की नीति से उत्पन्न असंतोष हुआ क्या था? आप लोगों को पता है, सांप्रदायिक पंचायत कम्युनल अवार्ड आए थे 1909 में, जिसमें मुस्लिम्स को अलग और हिंदुओं को अलग जो है डिवाइडेशन कर दिया गया था। काहे का भैया? ध्यान रखिएगा, सीट्स का। और ये जो, इससे क्या हुआ, हमारी सोसाइटी के अंदर क्या हुआ, असंतोष उत्पन्न हुआ, लोगों के अंदर क्या हुआ, रोष आया। क्लियर हो गई बात? अब अगली बात करते हैं। 1916 में, 1916 में कांग्रेस तथा मुस्लिम लीग के मध्य समझौता भी हो गया। मतलब मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों क्या हो गई, एक साथ आ गई कि नहीं आ गई? बोलिए, बात समझ में आई कि नहीं आई? कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों एक साथ आ गई 1916 में, लखनऊ पैक्ट के नाम से हम जिसको जानते हैं। आप लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग अलग भी हो गया था, फिर 1916 में एग्जैक्टली 10 साल बाद एक साथ भी आ गया। ठीक है? और अगली बात क्या हुई थी, 1916 1916-17 में मेसोपोटामिया आयोग, जिसके लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन अध्यक्ष थे। ध्यान रखिएगा, मेसोपोटामिया कमीशन शायद आपने पढ़ा नहीं होगा, आपने सिर्फ मेसोपोटामिया की सभ्यता पढ़ी होगी। तो मेसोपोटामिया जो कमीशन है, वो लॉर्ड जॉर्ज हैमिल्टन की अध्यक्षता में आया। ये बात आपको पता होनी चाहिए। क्लियर हो गई बात? ठीक है? अब आइए अगली बात करते हैं। तो भारत सरकार, यहाँ पे इस रिपोर्ट में अंग्रेजों को भारत में शासन के लिए अक्षम बताया गया। यह बोला गया कि भैया अंग्रेज इस काबिल नहीं है कि इंडिया के अंदर रूल कर पाए, है ना, वो इतने कैपेबल नहीं है। अक्षम का मतलब होता है कैपेबल ना होना। ठीक है? तो होम रूल आंदोलन से भारतीयों में क्या हुआ था, जागृति आई थी, मतलब जो अवेयर हुए थे इंडियंस। फिर राष्ट्रीय चेतना हुई, नेशनल कॉन्साइंस हुआ, नेशनल लेवल पे क्या हुआ, इंडिया के लोग जागे। अगली बात करते हैं। प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय सहयोग की अपेक्षा के मद्देनजर तात्कालिक भारतीय सचिव मोन्टेग्यू, उस समय भारत के सेक्रेटरी कौन थे? मोन्टेग्यू।
और उसी समय आप लोग देख रहे होंगे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, ध्यान रखिएगा 1914 से लेके 1918 उन्होंने भारतीयों के सहयोग की अपेक्षा की थी और भारतीयों ने सहयोग भी पर्याप्त किया था। ठीक है, तो भैया मोंटेग्यू की अध्यक्षता में क्या हुआ, ध्यान रखिएगा, भारत सचिव मोंटेग्यू, उनकी अध्यक्षता में 20 अगस्त 1917 को 20 अगस्त 1970 को ब्रिटिश सरकार के प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की गई कि इंडिया के अंदर ये सुधार किए जाएंगे जिससे इंडियन रिवॉल्ट इतना ज्यादा आगे ना बढ़े, जिसमें सर्वप्रथम भारत को स्वतंत्र डोमेनियन स्वशासन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई। तो आपसे पूछा जा सकता है कि इंडिया को सबसे पहले डोमेनियन स्टेट देने की बात कब की गई, तो ध्यान रखिएगा मोंटेग्यू की जो ब्रिटिश सरकार के द्वारा प्रस्तावित सुधार की घोषणा थी ना, उसमें की गई। हालांकि इसको हम मूर्त रूप में 1942 के अंदर देखते हैं, जब क्या आया था भैया, ध्यान रखिएगा, क्रिप्स मिशन, क्या आया था, क्रिप्स मिशन ने बात कही थी। पर उसके पहले मोंटेग्यू की जो सुधार की क्या थी, मोंटेग्यू रिफॉर्म्स की जो रिपोर्ट थी उसमें भी स्वतंत्र डोमेनियन की स्थिति प्रदान करने की बात की गई कि किया जा सकता है। अभी ये मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स पूरे आए नहीं है, ये सिर्फ मोंटेग्यू की अपन बात कर रहे हैं जो 20 अगस्त 1917 को जो प्रस्तावित सुधारों की घोषणा की गई कि ये सुधार किए जा सकते हैं, उसमें एक स्वतंत्र डोमेनियन को भी लाया गया। क्लियर हो गई बात, आइए अगली बात करते हैं। अगली बात में अपन आते हैं तो मोंटेग्यू भारत आए, कौन आया भारत, ध्यान, मोंटेग्यू और मोंटेग्यू, ठीक है, और गवर्नर जनरल चेम्सफोर्ड, ठीक है, उस समय हमारे गवर्नर जनरल कौन थे, चेम्सफोर्ड, और अन्य नेताओं के साथ शिमला में विचार विमर्श किया, डिस्कशन किया। जुलाई 1918 में, ध्यान रखिएगा, जुलाई 1918 में मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पब्लिश हुई। क्लियर हो गई बात, तो मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट पब्लिश इन जुलाई 1990, और अकॉर्डिंग टू मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट भारत शासन अधिनियम 1919 पारित किया गया, इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 का आया, इनेक्ट हुआ, और इसी को हम मोंटेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स के नाम से भी जानते हैं। क्लियर हो गई बात। अब आइए इंपॉर्टेंट प्रोविजन की बात करते हैं कि इंपॉर्टेंट प्रोविजन क्या क्या थे। इस अधिनियम में सर्वप्रथम रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस शब्द का स्पष्ट रूप से प्रयोग किया गया। उत्तरदायी शासन, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस, वर्ड का सबसे पहले स्पष्ट रूप से, कहते हैं ना अपन, स्पष्ट एकदम साफ साफ रूप से यूज किया गया। ध्यान रखिएगा रिस्पॉन्सिबल गवर्नेंस शब्द का। अगली बात करते हैं 1793 से भारत सचिव का जो खर्च था, इंडियन सेक्रेटरी का जो खर्च था, वो भारत के राजस्व से दिया जाता था। अब ये कहां से दिया जाएगा, तो इंडियन रेवेन्यू की जगह भी ब्रिटिश रेवेन्यू से दिए जाने का प्रावधान किया गया। नंबर एक बात क्लियर हो गई बात, छोटी छोटी बातों को भी हमको ध्यान में रखना है। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि भारत परिषद के सदस्यों की संख्या मिनिमम जो है, ध्यान रखिएगा, जो भारत परिषद थी, ध्यान रखिएगा, जो हमारे यहाँ इंडियन एसोसिएशन थी, उसमें न्यूनतम 8 मेंबर्स होते थे, जिनकी संख्या बढ़ा के कर दी गई, कितनी, 12 कर दी गई। क्लियर हो गई बात। भारत सचिव की सहायता के लिए हाई कमिश्नर की नियुक्ति की गई। तो हाई कमिश्नर सबसे पहले कब आया, तो 1919 के एक्ट से आया, और हाई कमिश्नर किसके लिए था, इंडियन सेक्रेटरी भारत सचिव की मदद के लिए था। बोलिए बात ठीक है। इस अधिनियम के द्वारा पहली बार प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली अपनाई गई। तो डायरेक्ट इलेक्टोरल सिस्टम कब इंट्रोड्यूस हुआ, तो ध्यान रखिएगा 1919 के एक्ट से, 1919 के एक्ट से। महिलाओं को भी मताधिकार दिया गया। तो वुमेन्स को वोटिंग राइट कब दिया गया, तो ध्यान रखिएगा 1919 के एक्ट के अंदर। अगली बात करते हैं सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणाली, इलेक्टोरल सिस्टम ऑफ कम्युनल बेसिस। कम्युनल बेसिस पे जो इलेक्टोरल सिस्टम था उसका एक्सपांशन किया गया, जो कि बहुत गड़बड़ बात थी इंडिया के लिए। इसमें सिखों, ईसाइयों और एंग्लो इंडियंस तथा यूरोपियों पर भी अलग से इसे लागू कर दिया गया। मतलब अब सिखों के लिए अलग सीट, ईसाइयों के लिए अलग सीट, एंग्लो इंडियंस के लिए अलग सीट और यूरोपियों के लिए अलग सीट, जो कि एक बहुत ही बेकार बात थी इंडियन सिनेरियो को देखते हुए। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह थी कि इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्र में द्विसदनात्मक विधायिका, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, द्विसदनात्मक, ध्यान रखिएगा। अभी हमारे पास कितने सदन हैं, कितने हाउस हैं, ठीक है, तो डुअल हाउस सिस्टम जिसको अपन कहते हैं, उसको इंट्रोड्यूस किया गया इंडिया के अंदर। अभी भी हमारे पास 2 हाउस हैं, एक लोकसभा है, एक राज्यसभा है। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो होते हैं वो लोकसभा के अंदर जाते हैं और राज्यसभा के अंदर जाते हैं, आपको पता है
है ना। जैसे एक होता है हाउस ऑफ कॉमन्स दैट इज लोकसभा, हाउस ऑफ लॉर्ड दैट इज राज्यसभा, अगर इंडियन पर्सपेक्टिव से हम बात करें तो द्विसदनात्मक विधायिका जो आज हम राज्यसभा और लोकसभा देख रहे हैं हमारे पास, ध्यान रखिएगा वो जो है वो प्रावधान कब आया, 1919 के एक्ट से आया। क्लियर हो गई बात। केंद्रीय विधान परिषद में ध्यान रखिएगा जो हमारी सेंट्रल काउंसिल है, एसोसिएशन है, उसके अंदर क्या हुआ, राज्य परिषद जिसे हम उच्च सदन कहते हैं जो आज का राज्यसभा है, ठीक है। और अगला है विधानसभा जिसे हम कहते हैं निम्न सदन। क्लियर हो गई बात। राज्य परिषद को स्टेट काउंसिल बोलते हैं, विधानसभा उस समय के लिए सेंट्रल के पर्सपेक्टिव से बात हो रही है। क्लियर हो गई बात। तो यहाँ पे विधानसभा से मतलब है लेजिस्लेटिव असेंबली का, वाले द्विसदनात्मक विधानमंडल, ठीक है, मतलब लेजिस्लेटिव काउंसिल की क्या की गई, व्यवस्था की गई। राज्य परिषद उच्च सदन मतलब जो है अपर हाउस किसको बोला गया, जो आज राज्यसभा के रूप से नाम से हम जिनको जानते हैं, उसमें कितने मेंबर्स हो सकते हैं, 60 मेंबर्स हो सकते हैं, 60 सदस्य, जिसमें 34 क्या होंगे, डायरेक्ट इलेक्टेड होंगे और बाकी नॉमिनेटेड होंगे। नामांकित का मतलब होता है नॉमिनेटेड होंगे। कितने, 34 मेंबर्स इलेक्टेड होंगे और बाकी बचे हुए जो होंगे, कितने हो बचे, 26 वो नॉमिनेटेड होंगे। और उनका टेन्योर फिक्स कर दिया गया 5 ईयर का। ये भी पूछा जा सकता है कि 1919 के एक्ट में कितना किया गया टेन्योर किसका, राज्य परिषद का, तो आप बताइएगा 5 वर्ष। केंद्रीय विधानसभा सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में 145 सदस्य दिए गए। एनसीईआरटी के अनुसार 144 भी है, ध्यान रखिएगा, कभी आपको रेफरेंस के लिए पूछा जा सकता है। तो अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी 144। क्लियर हो गई बात। मेंबर्स किसके अंदर, ध्यान रखिएगा, निम्न सदन के अंदर, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेजिस्लेटिव काउंसिल। क्लियर, सॉरी असेंबली। क्लियर हो गई बात, लेजिस्लेटिव असेंबली। 104 सदस्य निर्वाचित, डायरेक्ट इलेक्टेड 104 मेंबर्स, और इनका कार्यकाल किया गया, बाकी बचे हुए क्या होंगे, नॉमिनेटेड होंगे, शेष क्या हो गए, नामांकित। अब इनका पीरियड कितना रखा गया, 3 साल का रखा गया, 3 ईयर का रखा गया। दोनों की शक्तियां समान थी, किंतु बजट स्वीकृत प्रदान करने का अधिकार सिर्फ किसके पास था, विधानसभा के पास, जो कि आज बजट स्वीकृत प्रदान करने का अधिकार किसके पास है, लोकसभा के पास। मतलब अगर मैं कहूं कि 1919 के कुछ प्रोविजन आज भी चल रहे हैं तो कुछ भी गलत नहीं है। क्लियर हो गई बात। अब आपको द्विसदन समझ में आ गया, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, तो ये द्विसदन की बात हो रही है। क्लियर हो गई बात। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि 1919 के एक्ट में मुख्य विशेषता थी द्वैध शासन की, डायरकी इंट्रोड्यूस की गई। द्वैध शासन पहले भी था, ध्यान रखिएगा। जब 1764 की हम बात करें, रॉबर्ट क्लाइव की हम बात कर रहे हैं, बहुत पीछे चला गया हूं मैं, जब बंगाल में शासन की बात हुई थी तब भी डायरकी आई थी। फिर जब हमारे यहाँ ध्यान रखिएगा चार्टर एक्ट आए तब डायरकी को हमने समाप्त किया था, फिर से हमने इंट्रोड्यूस कर दिया डायरकी को। अब डायरकी ध्यान रखिएगा इसकी स्थापना की गई, जिसमें क्या हुआ, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को पृथक कर दिया गया। सेंट्रल लिस्ट आज भी आती है और स्टेट लिस्ट, दोनों को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। यहां तक तो ठीक था, ये डायरकी तो बेहतर है कि सेंट्रल लिस्ट को अलग कर दो और स्टेट लिस्ट को अलग कर दो, केंद्रीय और प्रांतीय विषयों को हमने क्या कर दिया, अलग कर दिया। उसके बाद हमने, ध्यान रखिएगा, जो डायरकी बेसिकली आई, ध्यान रखिएगा, प्रांतों में द्वैध शासन आया है। तो स्टेट्स के अंदर डायरेक्ट क्या आई है, डायरकी आई है। कैसे आई है, ध्यान दीजिएगा। प्रांतीय विषयों में पुनः 2 भागों में बांट दिया गया। जो हमारे स्टेट के सब्जेक्ट्स थे इसमें डायरकी आई, इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया, 2 भागों में बांट दिया गया। पहला है सुरक्षित विषय, रिजर्व सब्जेक्ट। उसमें कौन कौन सा था, जैसे अपन बात करते हैं तो था एक रेवेन्यू, राजस्व, दूसरा था न्याय, ठीक है, अगला था वित्त, और फिर क्या था, पुलिस आदि। क्लियर, कौन कौन से, राजस्व, रेवेन्यू, न्याय, जस्टिस, वित्त आपको पता ही है, फाइनेंस, उसके बाद आते हैं पुलिसिंग। ये सब किसके पास थे, सुरक्षित मतलब गवर्नर के पास थे। और हस्तांतरित ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट कौन कौन से, स्थानीय स्वशासन, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, शिक्षा, एजुकेशन और स्वास्थ्य। अब ध्यान दीजिएगा, हेल्थ। अब बात क्या है, स्वशासन भी तब मजबूत होगा जब आपके पास पुलिस होगी, शिक्षा तब मजबूत होगी जब आपके पास पैसे होंगे, और स्वास्थ्य भी तब मजबूत होगा जब आपके पास पैसे होंगे। पर ये सारे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट गवर्नर ने अपने पास रख लिए थे रिजर्व सब्जेक्ट के रूप में, ठीक है। सुरक्षित विषयों का शासन गवर्नर की परिषद, एग्जीक्यूटिव काउंसिल करती थी, जिसको हम कहते हैं गवर्नर की परिषद के सदस्यों की सलाह से, और हस्तांतरित विषयों का शासन गवर्नर भारतीय मंत्रियों की सलाह से करता था। मतलब हस्तांतरित सब्जेक्ट जो थे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट जो थे, वो भारत के मंत्रियों की सलाह पे काम करते थे।
अब भैया उनके पास कोई ज्यादा पावर रही नहीं, मंत्रिसभा के सदस्यों में से लिए जाते थे, ये आपको पता है, जो डायरेक्ट इलेक्ट होके आ रहे हैं 104 मेंबर्स, उसमें से लिए जाते थे। इनसे आशा की जाती थी कि ये उसी के प्रति उत्तरदायी होंगे। यद्यपि कानून, जैसे अभी हमारी मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी रहती है? लोकसभा के प्रति। ये बात आपको पता है कि नहीं? रिस्पॉन्सिबल फॉर लोकसभा, हमारी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो किसके प्रति रिस्पॉन्सिबल है? लोकसभा के प्रति। ये बात आपको पता है। इसमें नियुक्ति और पदच्युत का अधिकार गवर्नर का था, मतलब इसमें ध्यान रखिएगा, अपॉइंट करने का और वहां से पावर, वहां से हटाने का, दोनों का जो क्या था, पावर थी, किसके पास थी? गवर्नर के पास थी। अब गवर्नर की जो काउंसिल थी उसको हमने दो पार्ट्स में यहां डिवाइड कर दिया था, गवर्नर और उसकी परिषद, मतलब गवर्नर एंड हिज काउंसिल, और गवर्नर एंड भारतीय मंत्री, इंडियन मिनिस्टर्स। अब गवर्नर एंड इंडियन मिनिस्टर, ध्यान रखिएगा, ट्रांसफर सब्जेक्ट में काम करते थे, और गवर्नर एंड एग्जीक्यूटिव काउंसिल किस पे काम करती थी? रिजर्व सब्जेक्ट पे काम करती थी। बोले बात ठीक है, क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात करते हैं अपन, तो इसमें प्रांतीय शासन को के दो भाग हो गए। इससे क्या हो गया? डायरकी आ गई ना, स्टेट के अंदर आई है, सेंट्रल के अंदर नहीं आई है। सेंट्रल के अंदर डायरकी आई थी, ध्यान रखिएगा, 1935 से। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अभी स्टेट के अंदर आई है, प्रांतों के अंदर आई है। पहला शासन का वह भाग जिसमें अधिकार में सुरक्षित विषय थे, अर्थात गवर्नर अपनी परिषद, ध्यान रखिएगा, रिजर्व सब्जेक्ट थे। जो शासन का उत्तरदायित्वहीन भाग थे, मतलब किसी के प्रति रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना नहीं थी रिजर्व सब्जेक्ट के अंदर। ट्रांसफर सब्जेक्ट के अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली भावना थी, और मैंने आपको बताया था कि जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो पहली बार इंट्रोड्यूस की गई 1919 के एक्ट में। दूसरा शासन का वह भाग जिसमें जिसके अधिकार में हस्तांतरित विषय थे, ट्रांसफर सब्जेक्ट थे, अर्थात गवर्नर और मंत्री जो शासन का उत्तरदायित्वपूर्ण भाग माना जा सकता था। ठीक है, वही मैंने आपको बताया ना, रिस्पॉन्सिबल रहेगी मिनिस्टर्स गवर्नर के लिए, है ना? क्लियर हो गई बात? विधान परिषद के प्रति पहले भाग का व्यवस्थापिका सभा में, ध्यान रखिएगा, के प्रति कोई उत्तरदायित्व तो नहीं था, परंतु दूसरे भाग का व्यवस्थापिका सभा के प्रति उत्तरदायित्व था। मतलब क्या है, ध्यान रखिएगा, थोड़ा सा समझिएगा। अब ये व्यवस्थापिका सभा आपके समझ में नहीं आ रही होगी। अपन बात करते हैं एग्जीक्यूटिव काउंसिल की। एग्जीक्यूटिव काउंसिल की या अपन बात करते हैं, दो पार्ट में बांट दिया था ना, केंद्रीय विधानसभा और राज्यसभा। अब ये जो पूरी थी वो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के प्रति क्या हो गई? रिस्पॉन्सिबल हो गई। कौन सी भैया, कौन हो गया रिस्पॉन्सिबल? भारतीय मंत्री हो गए रिस्पॉन्सिबल। क्लियर हो गई बात? गवर्नर और भारतीय मंत्रियों की जो परिषद थी, जैसे आज अपने जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है वो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है, ठीक उसी प्रकार शासन के इसी विभाजन के कारण इसे डायरकी कह के पुकारते हैं, द्वैध शासन कह के पुकारते हैं। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली बात में यह है कि 1 अप्रैल 1921 से द्वैध शासन, डायरकी कहां-कहां लागू हो गया, बहुत इंपॉर्टेंट है। यह भी पूछा जा सकता है डायरकी कब इंप्लीमेंट हुआ। एक्ट से तो 1990 के आया, पर तुरंत इंप्लीमेंट नहीं हुआ। इंप्लीमेंट हुआ 1 अप्रैल 1921 में। बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बंगाल, मद्रास, मुंबई, उत्तर प्रदेश, पंजाब, बिहार, ओडिशा, ये जो मध्य प्रदेश लिखा है इसका मतलब है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, और असम में आरंभ किया गया, स्टार्ट किया गया 1923 में वर्मा में विधान परिषद, ठीक है, और 1932 में उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत की स्थापना हुई, उसमें भी द्वैध शासन को शामिल किया गया। तो 1 अप्रैल 1921 से डायरकी लागू हुई, ये आपको पता होना चाहिए। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि द्वैध शासन के जन्मदाता हम किसको बोलते हैं, तो यह भी इंपॉर्टेंट है। फादर ऑफ डायरकी किसको बोलते हैं? लियोनेस कार्टिस। ध्यान रखिएगा, लियोनेल कार्टिस। लियोनेल कार्टिस को हम बोलते हैं फादर ऑफ डायरकी, द्वैध शासन के जन्मदाता या जनक। इन्होंने अपनी पुस्तक डायरकी, इनकी पुस्तक थी डायरकी, इसमें द्वैध शासन का वर्णन किया है कि डायरकी के अकॉर्डिंग कैसे चलेगी। इस अधिनियम ने भारत में एक लोक सेवा आयोग, देखिए कमीशंस हैं हमारे अंदर, हमारे सिलेबस के अंदर, इसलिए आपको पता होना चाहिए कि कमीशंस आर लोक सेवा आयोग, यूपीएससी इज एस्टेब्लिश्ड बाय एक्ट ऑफ 1919 इन 1926। मतलब एक्ट कौन सा था? 1919 का। एस्टेब्लिश कब हुआ? 1926 के अंदर। क्लियर हो गई बात? और भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भैया सीएजी, क्लियर हो गई बात?
की नियुक्ति का अधिकार दे दिया गया। किसको? भारत सचिव को। इस अधिनियम के द्वारा सर्वप्रथम केंद्रीय बजट को राज्य बजट से पृथक किया गया। तो आपसे पूछा जा सकता है सेंट्रल बजट को स्टेट बजट से कब सेपरेट किया गया, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा एक्ट ऑफ 1990 1919 के एक्ट के द्वारा। अभी आगे क्वेश्चन आंसर का रॉबिन राउंड में आपके सामने चलाऊंगा, बिल्कुल टेंशन ना लें। उसके पहले इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, तो आपको इस वीडियो की पीडीएफ भी मिल जाएगी। हमारी स्पर्धा नाम से टेस्ट सीरीज है, वो भी आपको मिल जाएगी। और करंट अफेयर स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, वो भी आपको मिल जाएगी बहुत नॉमिनल प्राइस में। करंट अफेयर की क्लास में वीडियो लेक्चर और पीडीएफ दोनों हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, प्रत्यक्ष निर्वाचन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर को आधार बनाया गया। ध्यान रखिएगा, डायरेक्ट इलेक्शन के लिए पहली बार सीमित संख्या में संपत्ति एवं कर, ध्यान रखिएगा प्रॉपर्टी और टैक्स को क्या बनाया गया? बेसिस बनाया गया, है ना? क्लियर? सबको वोटिंग राइट नहीं दिए थे, कुल मिला के बात ये थी। आइए अगली बात करते हैं। अब आते हैं अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के अंदर कि हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा सकते हैं। क्लियर है? तो भारतीय सदस्यों को पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार कब दिया गया? सप्लीमेंट्री क्वेश्चंस इंडियंस कब पूछ सकते थे, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो 1909 के एक्ट के अंदर आपसे ये पूछा जाने लगा कि भारतीय सदस्य सप्लीमेंट्री क्वेश्चन, पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार उन्हें कब दिया गया? तो 1909 में। भारत परिषद एक्ट 1909, ठीक है, 1909 इंडियन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1909 के तहत इंग्लैंड की भारत परिषद में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है सर। 1909 तो हमारे सिलेबस में नहीं है, बट उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट तो आपको पता होना चाहिए। तो भैया इसके तहत इंग्लैंड की जो भारत परिषद थी, इंडियन काउंसिल थी, उसमें नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय थे केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी। ये फैक्ट आपको सामान्यतः नहीं मिलता। क्लियर हो गई बात? तो केसी गुप्ता और सैयद हुसैन बिलग्रामी, ये आपको पता होना चाहिए। अगली बात करते हैं, प्रांतों में शासकीय बहुमत किस अधिनियम के द्वारा समाप्त हो गया था? ध्यान रखिएगा, स्टेट्स में गवर्नमेंट का जो बहुमत था, क्लियर हो गई बात, वो किस अधिनियम से समाप्त हुआ? 1909 के अधिनियम के द्वारा। बोलिए बात ठीक है? अगली बात करते हैं, किस एक्ट के तहत, अकॉर्डिंग टू विच एक्ट गवर्नर जनरल की कार्यकारिणी काउंसिल ऑफ गवर्नर जनरल में प्रथम भारतीय विधि सदस्य सत्येंद्र सिन्हा की नियुक्ति की गई? तो आपको पता है कि पहले लॉ मेंबर, ठीक है, गवर्नर जनरल की काउंसिल में फर्स्ट लॉ मेंबर इंडियन कौन ऐड हुआ? तो नाम ध्यान रखिएगा, सत्येंद्र सिन्हा। और किस एक्ट के तहत इनकी नियुक्ति की गई? अपॉइंटमेंट किस एक्ट के तहत किया गया? 1909 के एक्ट के तहत सत्येंद्र सिन्हा को जो है वो कहां शामिल किया गया? ध्यान रखिएगा, गवर्नर जनरल की काउंसिल के अंदर। क्लियर हो गई बात? आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था किस अधिनियम के द्वारा प्रारंभ की गई? ध्यान रखिएगा, अपन ने बोला कि भैया द्विसदनीय व्यवस्था कि 2 सदन होंगे, अपर हाउस और लोअर हाउस होगा। ये किस एक्ट से आया? तो भारत सरकार अधिनियम 1919, अभी अपन ने पढ़ा। द्वैध शासन के जन्मदाता किसको बोलते हैं? फादर ऑफ डायरकी किसको बोलेंगे? लियोनस कार्टियस। ये भी आपको, तो द्वैध शासन, डायरकी और द्विसदन दोनों में अंतर है ना? ये बात समझ में आ गई है ना? चलिए, नहीं समझ में आया तो आप कमेंट करिएगा, मैं एक बार और समझाऊंगा। द्वैध शासन के जन्मदाता लियोनस कार्टियस, और अगर आपको समझ में ना आए तो एक बार वीडियो और देखिएगा, जरूर समझ में आ जाएगा। सर्वप्रथम अपनी पुस्तक डायरकी में द्वैध शासन व्यवस्था का वर्णन किसने किया? अभी आपको मैंने पढ़ाया, लियोनस कार्टियस ने किया। बोलिए बात ठीक है? लियोनिल कार्टियस ने किया, बात मैं नियोलस बोल रहा हूं, नियोनिल कार्टियस ने किया। अगली बात करते हैं, भारत सचिव के कार्यभार को कम करने के लिए हाई कमिश्नर किस अधिनियम द्वारा नियुक्त किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट है, हाई कमिश्नर इज इंट्रोड्यूस बाय विच एक्ट? तो ध्यान रखिएगा, भारत परिषद अधिनियम 1919, अभी मैंने आपको पढ़ाया था। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं, इंपॉर्टेंट है। अगली बात ये करते हैं कि प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली किस एक्ट के द्वारा समाप्त कर दी गई? अब देखिए, मैं आपको ये क्वेश्चन थोड़ा सा समझाया था कि भैया सेंट्रल के अंदर डायरकी आ गई थी 1935 से, और स्टेट के अंदर डायरकी को समाप्त कर दिया गया था, और वो एक्ट था 1935
1935 का, अभी आगे आपको मैं 1935 का एक्ट समझाऊंगा, कल के ही लेक्चर में आ जाएगा ये। क्लियर? आइए अगली बात करते हैं। द्वैध शासन प्रणाली की असफलता की जांच के अध्यक्ष कौन था? ये आपसे पूछा जा सकता है कि जो स्टेट्स के अंदर डायरकी लाई गई थी वो अगर सफल होती है ना, तो क्या होता? अगर वो सफल हो जाती, वो सक्सेस हो जाती, तो क्या होता? उसको लागू रखते, पर उसको बंद करा गया। तो कौन था भैया अध्यक्ष? तो सर अलेक्जेंडर मूडी मैन। सर अलेक्जेंडर मूडी मैन जो है उस समिति के अध्यक्ष थे जो द्वैध शासन प्रणाली की जांच के लिए थी, असफलता की जांच के लिए। क्लियर? केंद्र एवं प्रांतों में प्रशासनिक शक्ति का विभाजन। तो भैया ध्यान रखिएगा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स का डिस्ट्रीब्यूशन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो ध्यान रखिएगा 1919 के अधिनियम के द्वारा किया गया था, अकॉर्डिंग टू एक्ट 1919। क्लियर हो गई बात? अगली बात करते हैं। भारत सचिव तथा उसकी परिषद का वेतन भारतीय राजस्व से दिया जाना कब बंद किया गया? ये पूछा जा सकता है। जो इंडिया का सेक्रेटरी होता था, है ना, उसको क्या किया गया? उसका जो वेतन था मैंने आपको बताया ब्रिटिश राजस्व से दिया जाने लगा, इंडियन रेवेन्यू से बंद कर दिया गया। कब? 1919 में, 1919 में। आइए अगली बात करते हैं। अगली बात यह है कि सांप्रदायिक आधार पर निर्वाचन प्रणालियों में सिखों, ईसाइयों तथा आंग्ल भारतीयों को कब लागू किया गया? तो ये भी आपको पता होगा कि मुस्लिम के अलावा बाकी बचे कब आए? 1919 में। मतलब अगर हम कहें सांप्रदायिक पंचायत जो 1909 में आई थी, उसको एक्सपांड कर दिया गया, बढ़ा दिया गया। किस एक्ट के द्वारा? 1919 के एक्ट के द्वारा। और भारत में महिलाओं को सर्वप्रथम मताधिकार, वोटिंग राइट कब दिए गए? 1919 में, 1919 के अंदर। बोलिए बात ठीक है? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लगे कि आपसे पूछे जा सकते हैं, वो मैं आपके सामने लेकर आ गया। इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करिए, हमारी टेस्ट सीरीज से जुड़िए। हमारी टेस्ट सीरीज हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम दोनों में है। और अगली बात, हमारी करंट अफेयर और स्पोर्ट्स की क्लासेस चल रही हैं, उससे भी जुड़िए। और इरा इंस्टीट्यूट का ऐप डाउनलोड करेंगे तो आपको इसकी ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। और आपको किसी भी टॉपिक में लगता है कि सर ये टॉपिक आपको बनाना चाहिए, तो आप मुझे जरूर बताइए, मैं कोशिश करूंगा कि मैं उस पर वीडियो लेके आऊं। थैंक यू वेरी मच।